इतनी ही देर में टैक्सी स्टैंड पर खड़ा था। धीरे धीरे रात का वक्त हो रहा था। यहाँ से मेरा घर काफी दूर था और मैं सोच रहा था अगर कोई ऐसी सवारी मिल जाए जो मेरे घर की तरफ ही जा रही हो तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। एक दो आदमी मुझसे बात करने के लिए भी आए, लेकिन मैंने इनकार कर दिया क्योंकि उनका मेरे घर से रास्ता मुख्तलिफ था और मैं उस वक्त अपने घर सिर्फ जाने के बारे में ही सोच रहा था। कुछ देर और गुजरी, मैंने घड़ी पर नजर डाली तो रात के 11 बज रहे थे। मैंने सोचा आधे घंटा और इंतजार कर लेता हूँ। अगर इस वक्त तक भी कोई सवारी ना मिली तो मैं घर के लिए निकल जाऊंगा। लेकिन मेरी खुशकिस्मती थी कि 15 मिनट बाद ही एक खूबसूरत औरत मेरी टैक्सी के करीब आई और कहने लगी कि मुझे सवारी चाहिए। मैंने फौरन मुस्कुराकर सर से पांव तक उस औरत को देखा जो उम्र में 40 साल के करीब थी, लेकिन इंतहाई खूबसूरत और हसीन नजर आ रही थी। उसका वजूद बहुत ही ज्यादा कोमल और नाजुक था। मेरे अंदर उसे देखने के बाद एक बेचैनी सी हो गई। मैंने पूछा कहाँ जाना है, तो उसने जो जगह बताई वो मेरे घर की तरफ तो हरगिज भी नहीं थी। लेकिन ना जाने क्यों उस औरत को देखकर मैं दीवाना हो रहा था, इसलिए फौरन राजी हो गया और डबल किराया बता दिया। वो औरत फौरन से राजी हो गई क्योंकि शायद रात की इस पहर उसे अपने घर जाने की जल्दी थी। मैंने उसे अपनी टैक्सी में बिठाया और टैक्सी चलानी शुरू कर दी। मैं शीशे में से पीछे की जानिब भी देखता जा रहा था। वो औरत मुझे वाज़ेह नजर आ रही थी जो अपने मोबाइल फोन पर मसरूफ थी। मैंने यूं ही बातचीत का सिलसिला शुरू किया और पूछा, मैडम जी रात को आप इतने सुनसान से इलाके की तरफ क्यों जा रही हैं? वहाँ तो बहुत ही कम आबादी है। दरअसल उस औरत ने जो इलाका बताया था वो अभी पूरी तरह से आबाद नहीं हुआ था, इसलिए दूर दूर इक्का दुक्का घर बने हुए थे। वो मुस्कुराकर कहने लगी कि मेरा घर नहीं है, यहाँ तो मैं अपनी बहन के घर आई हुई थी। इसके बाद मैंने कुछ ना उससे कहा, लेकिन धीमी रफ्तार से गाड़ी चलाने लगा। उसने भी कोई खास बात ना की, बल्कि अपने मोबाइल फोन में ही लगी रही। मेरी नजरें बस शीशे के पास से उसकी खूबसूरती का तवाफ करती ही जा रही थी और बार बार जज्बात बदल रहे थे। मेरी बीवी कितने दिनों से मायके जाकर बैठी हुई थी और मैं तनहा था, और यही तन्हाई अब मेरे अंदर की आग को बढ़ावा दे रही थी। शैतान मुझ पर हावी हो रहा था और मेरी निगाहें बहकने लगी थी। मैंने आस्तीके से उस औरत से पूछा, मैडम जी रात को तन्हा आपको डर नहीं लगता? वो मुस्कुराई और बोली, नहीं मुझे डर नहीं लगता, मुझे अकेले सफर करने की आदत है। अब घर ही ऐसी जगह है तो आना जाना तो पड़ता है। मैंने हाँ में सर हिलाया और जानबूझकर गाड़ी का एसी बंद कर दिया। चंद लम्हों में गाड़ी में पूरी तरह से गर्मी हो गई और पसीने आने लगे। उसने फौरन परेशानी से कहा, एसी क्यों नहीं चल रहा? मैंने भी परेशानी का इजहार किया और कहा, पता नहीं शायद खराब हो गया है, पिछले कुछ दिनों मसला कर रहा था। वो कहने लगी, मैं खिड़की के शीशे नीचे कर लेती हूँ। तो मैंने इनकार किया और कहा कि हालात ठीक नहीं है और ये तो वैसे भी सुनसान सा रास्ता है, इसलिए शीशा ना नीचे करें। अलबत्ता अगर आप चाहें तो अपनी चादर उतार दें ताकि गर्मी का एहसास कम हो। मेरी बात पर उसने अपनी चादर उतार कर एक तरफ डाल दी और बालों को लपेट कर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। गर्मी का मौसम था और एसी बंद होते ही गाड़ी पूरी तरह से गर्म हो चुकी थी। उसकी चादर उतरने की देर थी कि मेरे पूरी तरह से अपनी प्यास को बुझाना शुरू कर दिया। तो वो इंतहाई खूबसूरत नस्वानी हुस्न की वो मालिक थी और मैं बस उसे देखता जा रहा था। कुछ देर और गुजरी तो उसका पूरा लिबास पसीने से शराबूर हो गया था। उसका वजूद पसीने से चमकने लगा। मेरा तो हाल ऐसा ही था, लेकिन मेरे अंदर की गर्मी उस गर्मी से भी कहीं ज्यादा थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए पानी की बोतल उठाकर उसकी जाने बढ़ाई और कहा, मैडम जी पानी पी लें, बस कुछ देर की बात है, फिर हम पहुंच जाएंगे। उसने मेरे हाथ से पानी की बोतल ली तो मैंने जानबूझकर अपनी उंगलियां उसकी उंगली से टकरा दी। उसके हाथ बहुत ही नरम व मुलायम और कोमल से थे। बिना कुछ कहे उसने बोतल पकड़ी और घूंट घूंट पानी पी लिया और फिर थोड़ा सा पानी अपने सर पर भी डाल लिया, जिसकी वजह से उसका लिबास मजीद भीगकर उसकी खूबसूरती को अया करने लगा। मेरे जहन में फौरन मेरी बीवी का ख्याल आया, जो ना ही खूबसूरत थी और ना ही उसमें नस्वानी हुस्न था। वो एक सीधे सादा जिस्म की मालिक थी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मेरी अम्मा ने जबरदस्ती मेरी शादी रुबीना से करवाई थी क्योंकि रुबीना उनकी बहन की बेटी थी और मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ जबरदस्ती की बीवी। रुबीना को मुझे खुश रखना भी नहीं आता था। मैं जब भी उसके करीब जाता तो वो परेशान होते हुए घबराने लगती, पीछे हटती और कभी कभी तो वो मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए भी इनकार कर देती। और यही वजह थी कि मेरा दिल उसकी तरफ से खट्टा हो चुका था। मुझे ऐसी बीवी चाहिए थी जो पूरी तरह से मुझे खुश कर दे। जब से मेरी शादी रुबीना से हुई थी
तब से मैं हसीन औरतों का दीवाना हो गया था। जहाँ कोई हसीन औरत नजर आती तो मेरी निगाहें खुद ब खुद उस पर ठहर जाती, क्योंकि शायद ये हुस्न, ये खूबसूरती मुझे मेरे घर में नहीं मिल रहा था। और अब इस औरत की जवानी ने तो पूरी तरह ही मेरा दिमाग खराब कर दिया था। दिल चाह रहा था कि आज की रात में अपनी प्यास बुझा ही लूं। और वैसे भी रुबीना को अपने घर गए 1 हफ्ता होने वाला था और फिलहाल उसका वापसी आने का कोई इरादा नहीं था। उसका दिल मेरे घर से कहीं ज्यादा अपनी माँ के घर लगता था। अभी मैं पिछले 2 दिनों से उसे बार बार कह रहा था कि वापस आ जाओ, लेकिन उसकी एक ही बात थी कि उसे अपने मायके में रहना है। मैंने भी उस पर दबाव नहीं डाला था कि अगर वो आ भी जाती तो कौन सा मुझे खुशी देती। उसे मुझसे कहीं अपने घर वालों से ही मोहब्बत थी। मैंने गाड़ी चलाते चलाते दोबारा उस औरत को देखा, जब बहुत सुकून से गाड़ी की सीट पर पुश्त लगाकर आंखें बंद करके बैठ गई थी और उसका खूबसूरत वजूद पूरी तरह मेरी आंखों के सामने था। शायद वो हल्की नींद में थी, इसलिए मैंने मौके का फायदा उठाया और उस इलाके में पहुंचने से पहले एक वीरान जगह पर बढ़ता चला गया, वहीं अपनी गाड़ी लगा दी ताकि किसी को शक ना हो। गाड़ी रोककर मैं आहिस्दगी से पिछली सीट पर पहुंच गया। मेरी सरकत पर उस औरत की आंख खुली और वो हैरत और परेशानी से मुझे देखने लगी। मैंने जल्दी से उसके मुंह पर उंगली रखी और उसके करीब होते हुए कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें गर्मी लग रही थी ना, इसलिए मैंने एसी ठीक करके चला दिया है। वह हैरत से पूछने लगी, तुम गाड़ी क्यों नहीं चला रहे हो, मेरा घर तो अभी दूर है। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी खूबसूरत लबों पर अपनी उंगली फेरी और कहा कि कुछ देर तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। तुम बहुत हसीन और खूबसूरत हो और मैं चाहता हूँ कि आज की रात हम दोनों के लिए यादगार बन जाए। मैंने आहिस्ते से उसके गीले लिबास के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। मुझे इस बात का हरगिज भी खौफ नहीं था कि अगर वो शोर मचाएगी तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था और गाड़ी के शीशे भी बंद थे। उसकी शर्ट की जिप को छेड़ते हुए मैंने उसके खूबसूरत चेहरे पर अपनी निगाहें डाली थी और वो मेरी आंखों में झांक रही थी। ना ही उसने शोर मचाया था, ना ही कोई हंगामा खड़ा किया था। मैंने आहिस्ते से उसके बाजू से शर्ट को सरकाया और उसके गोरे चिट्टे कंधे पर अपने लब रख दिए। मेरी हैरत की इंतहा नहीं थी कि इतना कुछ हो जाने पर भी ना उसने कोई शोर किया और ना ही कोई हंगामा खड़ा किया, बल्कि जैसे ही मैंने नजदीकियां बढ़ाई तो उसने खुद मेरी कमर को पूरी तरह से कस लिया और फिर वो यूं मेरा साथ देने लगी जैसे वो उसी लम्हे के इंतजार में थी। मुझसे कहीं ज्यादा बेचैन और प्यासी तो वो लग रही थी। और फिर इससे पहले कि मैं उसे बेलिबास करता, उसने मुझे बेलिबास कर दिया था। उसकी ये बेताबियां मुझे खुशी दे रही थी और मैं सोच रहा था कि आज की रात तो और भी ज्यादा खूबसूरत और यादगार होने वाली है। उस औरत ने धीरे धीरे मेरे वजूद पर अपने हाथ फेरते हुए मुझे अपने और नजदीक किया था। गाड़ी की पिछली सीटों की लाइट भी बंद की थी और फिर मेरे करीब होते हुए उसने आहिस्दगी से अपना पर्स खोला था। मैं समझ ना सका कि वो क्या कर रही है, लेकिन अगले ही पल जब मुझे समझ आया तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उस औरत के हाथ में एक बड़ा सा खंजर था और उसने वो खंजर मेरे पेट के निचले हिस्से पर मार दिया था। उसकी आंखों में अचानक ही मुझे सुर्खी नजर आई थी और अंधेरे में भी मैं उसकी आंखों में नफरत को अच्छी तरह से देख रहा था। मैं घबराकर पीछे हटने लगा तो उसने सख्ती से मुझे गर्दन से दबोच लिया। कहने लगी, कहाँ जा रहे हो, अपनी ख्वाहिश पूरी करो और अच्छी तरह से पूरी करो। बहुत आग लगी है ना तुम्हारे अंदर, मैं चाहती हूँ तुम अपनी और मेरी आग अच्छी तरह से बुझाओ। साथ ही साथ उसने खंजर का दबाव भी बढ़ाया और मेरी चीख निकल गई। मैंने गुस्से में कहा, ये क्या हरकत है, ये खंजर तो पीछे करो। हंसते हुए कहने लगी, आओ पास आओ, मेरे बहुत शौक है ना तुम्हें जवान औरतों से खेलने का। मेरी तन्हाई का फायदा उठाना चाहते थे, अब क्यों पीछे हट रहे हो, आओ करीब। खंजर पर उसने और दबाव बढ़ाया और मुझे लगा जैसे किसी भी लम्हे वो तेज तार खंजर मेरे पेट के निचले हिस्से से आर पार हो जाएगा। मैं जल्दी से पीछे हुआ और जैसे तैसे मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और पीछे की जानिब नीचे जमीन पर गिर पड़ा। वो मेरे पीछे ही उतर आई। मैं पीछे पीछे कदम हटाता चला गया। उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी। कहने लगी, क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो, अभी तो शुरुआत है। अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसे मर्दों को जो जवान औरत की तन्हाई का फायदा उठाते हैं। ये कहते हुए वो बहुत तेजी से मेरे करीब आई और खंजर का ऐसा वार किया कि मेरे पेट का निचला हिस्सा जख्मी हो गया। मेरी चीखें उस वीरान फिजा को चीरने लगी और मैं दीवानों की तरह सड़क पर दौड़ने लगा और वो मेरे पीछे पीछे थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने कभी किसी औरत को इतना बेखौफ नहीं देखा था। वो बिल्कुल नडर थी और दीवानों की तरह जुनूनी अंदाज में मेरे पीछे भाग रही थी। मेरे जिस्म से खून का फवारा बहने लगा। मैं हाथ पकड़े खून को रोकने की कोशिश कर रहा था और साथ ही उस औरत से अपने आप को बचाने की भी।
मेरी आंखों के सामने रूबीना का चेहरा लहरा रहा था। मैंने कभी उसे ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखा था। ना ही उसने कभी मुझ पर गुस्सा किया था, ना ऊंची आवाज में बात की थी और ना ही मेरी बातों का बुरी तरह से जवाब दिया था। वो तो हमेशा सर झुका कर रखती थी। अब पिछले कुछ अरसे से वो अपने मायके बहुत ज्यादा रहने लगी थी क्योंकि वो मेरे रवैये से परेशान थी। लेकिन मैंने कभी औरत का ये रूप नहीं देखा था जो ये औरत मुझे दिखा रही थी। भागते भागते मैं ज्यादा आबादी वाले इलाके की तरफ पहुंच चुका था और फिर आगे क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं रहा क्योंकि मैं चकरा कर बेहोश हो गया था। जब होश आया तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर था। मेरे पेट के नीचे जो जख्म आया था उस पर टांके लग चुके थे और मरहम पट्टी भी हो गई थी। मेरी बीवी और मेरी माँ मेरे सामने खड़ी थी और दोनों के चेहरों पर परेशानी थी। आंखें खोलते ही मैंने घबराकर चीखें मारना शुरू की। मेरी माँ ने मुझे सीने से लगाया, रूबीना ने मेरा हाथ पकड़ लिया। दोनों मुझे समझाने लगी कि अब सब कुछ ठीक है। चंद लम्हों में मुझे सूरत हाल समझ आई तो मेरी चीखें रुक गई और मैंने परेशानी से अपनी माँ और बीवी को देखा और पूछा कि मुझे अस्पताल कौन लाया और आप लोग यहाँ तक कैसे आए। अम्मा कहने लगी कि किसी भले आदमी का फोन आया था कि तुम्हें किसी ने जख्मी कर दिया है और वो तो तुम्हें अस्पताल ले जा रहा है, इसलिए हम भी अस्पताल आ जाएं। तो मैं फौरन बहू के साथ यहाँ आ गई। पुलिस वालों ने तुम्हारी गाड़ी को भी ढूंढ लिया है और साथ ही तुम पर हमला करने वाली औरत काफी थोड़ा बहुत सुराग मिल गया है। बेटा वो कौन औरत थी जिसने रात के अंधेरे में तुम पर हमला किया था? मेरी माँ हैरत से मुझे देखते हुए पूछ रही थी जबकि रुबीना की आंखों में शकूक व शबाहत थी। अम्मा कोई पागल औरत थी। मैंने सवारी समझकर बिठा लिया और वो मारने में तुल की। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। मैंने आधी अधूरी बात अपनी माँ और बीवी को बताकर उन्हें मुतमईन कर दिया। वो दोनों मेरी जिंदगी और खैरियत की दुआएं मांगने लगी और फिर पुलिस वाले चले आए। उन्होंने अम्मा और रुबीना को बाहर निकाला और मुझसे बयान लेने लगे। मैंने उन्हें वही बात बताई जो अम्मा और रुबीना को बताई थी। लेकिन मेरी बात सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर ने बहुत गहरी नजरों से मुझे देखा और कहने लगा, मुझे वो बात बताओ जो सच है। ना मैं तुम्हारी माँ हूँ ना बीवी जो तुम्हारी फजूल की बातों में आ जाऊंगा। कौन थी वो औरत जिसने तुम पर हमला किया है? हमने कुछ जगहों की सीसीटीवी फुटेज निकाली है और उसका अच्छा खासा चेहरा भी हमें नजर आ गया है, लेकिन तुम बताओ कि उसने तुम पर हमला क्यों किया? पुलिस इंस्पेक्टर का लहजा इतना सख्त था कि मैं चाह कर भी झूठ ना बोल सका और मैंने मजबूरी की हालत में उन्हें बता दिया कि मेरी नीयत खराब हो गई थी। इसलिए मैंने तन्हाई का फायदा उठाकर उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन उसने उल्टा मुझ पर ही वार कर दिया। पुलिस इंस्पेक्टर ने कुछ तस्वीरें मेरे सामने की और कहने लगा, ये वही औरत है ना? मैंने फौरन हाँ में सर हिला दिया। न जाने पुलिस वालों को उसकी तस्वीरें कहाँ से मिली थी। पुलिस वाला कहने लगा कि तुम्हारी तरफ से एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इसलिए मुकदमा आगे बढ़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इससे कहीं ज्यादा कसूरवार तुम निकलोगे। पुलिस वाले की बात सुनकर मैंने कहा, इंस्पेक्टर साहब आप इस मुकदमे को बंद कर दें क्योंकि इस तरह तो मेरी बदनामी होगी। मगर इंस्पेक्टर साहब कहने लगे कि अब तो पक्की एफआईआर कर चुकी है और मैं कुछ नहीं कर सकता। रही बात उस औरत की, तो उसने तुमसे पहले भी कई लोगों पर हमला किया है, लेकिन ये कभी भी खुद से हमला नहीं करती। जब भी कोई ऐसा मर्द से टकरता है जिसकी नीयत खराब हो, जो औरत का फायदा उठाना चाहता हो, तो ये जरूर सबक सिखाती है। लेकिन जो भी है, अब मुकदमा अदालत में चलेगा। जिसकी नीयत खराब हो, जो औरत का फायदा उठाना चाहता हो, तो ये उसे जरूर सबक सिखाती है। लेकिन जो भी है, अब मुकदमा अदालत में चलेगा क्योंकि आज नहीं तो कल हमने उस औरत को गिरफ्तार कर ही लेना है। पुलिस वाला मुझे सारी बात बताकर चला गया था और मैं खौफ से कांप उठा था क्योंकि अगर मुकदमा चलता तो बहुत सी बातें निकल कर सामने आती और मेरी बदनीयत दुनिया की नजरों में आ जाती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। शाम तक मेरी अस्पताल से छुट्टी हुई और मैं घर पहुंचा तो रुबीना रोते हुए मुझसे माफी मांगने लगी। कहने लगी, आपने मुझे कहा था घर वापस आ जाओ, लेकिन मैं नहीं आई। अगर मैं घर आ जाती तो शायद आप इतनी रात गए तक टैक्सी स्टैंड पर खड़े ही ना होते। वो बहुत मासूमियत से रोते हुए कहने लगी वो अपनी गलती मान रही थी, जबकि मेरा दिल तो कुछ और ही कह रहा था। गलती उसकी भी नहीं थी, मेरी थी। शादी की पहली रात ही मैंने उसे धुतकार दिया था, ये कह कर कि उसका वजूद मुतनासिब नहीं है, इसमें निस्वानी हुस्न की कमी है। कितनी ही क्रीमें लाकर मैंने उसके हाथ में रख दी थी कि ये सब इस्तेमाल करो और अपना नस्वानी हुस्न बढ़ाओ, लेकिन मैं उसे गोरा करने की क्रीमें ला कर देता तो कभी नस्वानी हुस्न बढ़ाने की
मैंने कभी उससे मोहब्बत नहीं की थी, बल्कि हमेशा उसमें कमी निकालता रहा। शायद यही वजह थी कि वो अपने मायके में ज़्यादा दिन गुजारने लगी थी, क्योंकि जब भी वो मेरे पास होती तो मैं उसकी गुर्बत में उसके जिस्म को निशाना बनाता और बाज ना आता। यहाँ तक कि वो मेरी गुर्बत से चिढ़ने लगी। मैं जब भी उसके नज़दीक जाता वो भागने लगती, और अब तो वो ज्यादातर अपने मायके में ही गुजारने लगी थी। दूसरी तरफ खूबसूरत औरत में मुझे बेइंतहा दिलचस्पी हो गई थी, और अपनी ही बीवी से मेरा दिल भर गया था, और आज इसी बदौलत में इतनी बड़ी आजमाइश में पड़ गया था। अब ये मुकदमा अदालत में चलना था, और आगे क्या होना था इसका मुझे हरगिज भी अंदाजा नहीं था। इसलिए मैंने वो वक्त रहते रुबीना के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया। तुम्हारी तजलील की ही शायद यही वजह है कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। रुबीना ने फौरन मेरे जुड़े हुए हाथों को पकड़ लिया। कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि आपके साथ ज्यादती हुई है। आपको एक खूबसूरत औरत चाहिए थी जो जवानी से भरपूर हो, लेकिन आपको मेरी जैसी बीवी मिल गई। लेकिन इसमें मेरा भी कोई कसूर नहीं है। मेरे वजूद की जो भी बनावट है वो सब कुदरती तौर पर है। मैं चाहूँ भी तो अपने जिस्म को तब्दील नहीं कर सकती। मैंने अम्मा से कितनी ही बार कहा है कि मैं किसी डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहती हूँ, लेकिन अम्मा कहती है कि बच्चा होने के बाद तुम्हारा जिस्म खुद ब खुद मुतनासिब हो जाएगा, क्योंकि बच्चा होने के बाद औरत के अंदर बहुत तब्दीली आती है। इसलिए मैं उस वक्त इंतजार कर रही हूँ कि जल्दी हामला हूँ और बच्चे की पैदाइश के बाद आपके काबिल बन जाऊंगी। ये कहकर वो रोने लगी, और मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसे कितनी अजियत में डाल रखा था। एक औरत के लिए सुनना कितना मुश्किल है कि वो नस्वानी तौर पर मुकम्मल नहीं है, जबकि उसमें उसका तो कसूर ही नहीं होता। मैंने उसे सीने से लगाया और कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जान गया हूँ कि ये सब मेरे दिमाग का फतूर है। औरत के जिस्म के से कहीं ज्यादा उसका दिल खूबसूरत होना चाहिए। तुमने हमेशा मेरी माँ का ख्याल रखा, मुझसे वफादार रही, मेरे घर और मेरी जरूरतों का एहसास किया। दरअसल यही तुम्हारी खूबसूरती है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो मेरे गले से लग गई और कहने लगी, आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं उसे क्या बताता कि मेरी असल परेशानी क्या थी। मुझे तो इस बात का खौफ था कि वो औरत अदालत में आकर क्या कहेगी। और फिर पूरे एक हफ्ते बाद अदालत में पेशी का वक्त आ गया। मैं रुबीना और अम्मा को अपने साथ लेकर अदालत नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैंने उन दोनों को सख्ती से मना किया कि अदालत में उनका कोई काम नहीं है, और खुद अकेला ही वकील के साथ अदालत पहुंच गया। थोड़ी ही देर कटहरे में उस औरत को लाया गया, और फिर उस औरत की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो औरत रोते हुए कहने लगी कि मेरे शोहर का इंतकाल हो गया था, मैं अकेली ही बहुत परेशानी से गुजारा कर रही थी। मजबूरन मैंने नौकरी शुरू की तो इस माशरे की भेड़िया मर्दों ने मेरे लिए जीना मुश्किल कर दिया। जहाँ किसी को मौका मिलता वो मेरी साथ की धज्जियां बखेरने की कोशिश करता, और इसलिए मैंने अपने पास खंजर रखना शुरू कर दिया। जब भी कोई मुझ पर बुरी नजर डालता या फिर मेरी जवानी को इस्तेमाल करने की कोशिश करता तो मैं उसे ऐसी जगह घाव देती कि उसकी मर्दाना काबिलियत ही खत्म हो जाती। बहुत से लोग कहते हैं कि तुम अकेली क्यों रहती हो, अकेले सफर क्यों करती हो, इसलिए तुम्हारे साथ गलत होता है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, जज साहब, क्या एक औरत का अकेले रहना गुनाह है? मेरा शोहर नहीं है, माँ बाप मर चुके हैं, बहन भाई शादीशुदा हैं। मैं बहुत मजबूरी में अकेले रहती हूँ, मजबूरी में ही नौकरी करती हूँ और मजबूरी में ही तनहा सफर करती हूँ। तो क्या इसका ये मतलब है कि इस मुआशरे के भेड़िया मर्द मेरे वजूद को नोचने के लिए चले आए? वो तो इस टैक्सी के ड्राइवर की किस्मत अच्छी थी कि ये मुझसे बच निकला, वरना शायद मैं इससे भी ऐसे घाव लगाती कि ये सारी जिंदगी के लिए अपनी मर्दानगी गवा बैठता। मैंने जो भी किया वो डिफेंस में किया, क्योंकि पहले इसने मुझ पर हमला किया था। अगर ये अदालत मुझे सजा देती है तो फिर इस अदालत को हमारे मुआशरे के हर उस मर्द को भी सजा देनी होगी जो मुझ जैसी औरतों पर गंदी नजर रखते हैं। ये कहकर वो औरत रोते हुए चुप हो गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। पिछले कुछ दिनों में मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था, और आज इस बात का भी कि मैं किस तरह एक मासूम और मजलूम औरत के साथ ज्यादती करने वाला था। मैंने जज साहब के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया था ताकि औरत को सजा ना हो और मुझ जैसे मर्दों को सजा मिले जो गलत काम करते हैं। मेरे तरफ जुर्म पर ना सिर्फ औरत हैरान हुई थी बल्कि उसने मुझे माफ भी कर दिया था, और उसका कहना था कि इस मुआशरे में एक दो नहीं बल्कि 90% ऐसे मर्द है जो तनहा औरत का फायदा उठाना चाहते हैं, और अगर मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ तो वो मुझे माफ करने को तैयार है। उस औरत के माफ करने पर अदालत को दरख्वास्त कर दी गई और अदालत ने भी मुझे माफ कर दिया था, और मैं वापस अपने घर लौट आया था। घर आते ही मैंने रुबीना को सीने से लगा लिया था। अब मुझे अपनी बीवी के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारनी थी। कभी कभी हम मर्द सिर्फ जिस्मानी खूबसूरती को ही खूबसूरती मानते हैं। हम किसी औरत के साफ और शफाफ दिल को झांक कर नहीं देखते कि वो कितना प्यारा है। भले ही रुबीना जिस्मानी तौर पर खूबसूरत नहीं थी, लेकिन जिस तरह उसने घर और मेरी माँ का ख्याल रखा था वो यकीनन एक बहुत ही मुकम्मल और हसीन औरत थी।
और वो औरत जिसे मैं अपनी ज़ाती का निशाना बनाना चाहता था, वो तो पहले ही बेइंतहा दुख अपनी ज़ात पर झेल चुकी थी, फिर क्यों मैं उसे अपनी हवस का निशाना बनाकर उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से दरगोर करना चाहता था। क्या हर वो औरत जो मजबूरन अकेले रहती है, अकेले ज़िंदगी गुजारती है, अकेले सफ़र करती है, वो हमारे मुआशरे में महफूज नहीं है? क्या आप लोगों को भी लगता है कि आज की औरत को तन्हा ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए, क्योंकि अब हमारे मुआशरे में मर्दों के नाम पर सिर्फ भेड़िया मौजूद रह गए हैं?